गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। हम लोग डीसी मशीन पढ़ रहे थे। डीसी मशीन के सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो गए हैं। न्यूमेरिकल भी बता दिया था मैंने और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कुछ उससे रिलेटेड सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, आज हम लोग मशीन का नेक्स्ट टॉपिक है 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसकी स्टडी करेंगे। तो इंडक्शन मोटर जो होता है हमें मशीन में 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर हो गया और एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया। ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसके अंतर्गत 2 टाइप के मोटर आते हैं, एक 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। इन दोनों की स्टडी करते हैं। बट जब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पढ़ते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी मोटर्स आते हैं, हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर, सर्वो मोटर, कई टाइप्स के मोटर होते हैं जिनकी हम एक एक करके स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर देखिए, इंडक्शन मोटर जो होता है वो एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। उसमें 2 वाइंडिंग होती है, एक स्टेटर होता है, स्टेटर, और दूसरा होता है रोटर। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्टेटर एक स्टेशनरी पार्ट है और रोटर एक रोटेटिंग पार्ट है। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर में 2 पार्ट हो गए, एक स्टेटर हो गया और एक रोटर हो गया। दोनों पर हम 3 फेज एसी वाइंडिंग करते हैं। इस पे भी हम क्या करेंगे, 3 फेज एसी वाइंडिंग करेंगे और इस पे भी हम 3 फेज एसी वाइंडिंग करेंगे, 3 फेज एसी वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर एक सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। मतलब कि इसमें सेल्फ स्टार्ट ये कैसे होगा, इसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के गुण होंगे जिसके कारण ये खुद से स्टार्ट हो जाएगा। इसको अलग से किसी भी सोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्टेटर है। ठीक है, ये स्टेटर है और ये मान लीजिए रोटर है। ये क्या है, स्टेटर, और ये क्या है, रोटर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल भी है। ये आपका स्टेटर हो गया, ये आपका रोटर हो गया। स्टेटर पर हमने 3 सप्लाई दे दी, 3 फेज दिया। एक था हमारा आर, ये हो गया आर, वाई एंड नेक्स्ट बी। ठीक, तो जो आर में करंट बहेगी उसको हम क्या कहेंगे, आई आर कहेंगे। इसमें जो करंट आएगी उसको क्या कहेंगे, आई वाई कहेंगे। और इससे जो करंट जाएगी उसको क्या कहेंगे, आई बी कहेंगे। ठीक है, अब जब करंट है और जब हम फेज दे रहे हैं तो उसका अपना एक फाई भी होगा, यानी कि फ्लक्स भी होगा। तो इसके फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, फाई आर, इसके फ्लक्स को कहेंगे फाई वाई और इसके फ्लक्स को हम कहेंगे फाई बी। ओके, अब हमने इस पे भी हमने 3 फेज वाइंडिंग ही की थी और यहाँ पे भी हम लोग 3 फेज वाइंडिंग ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 3 फेज वाइंडिंग कर दी है। इनके बीच में कुछ एयर गैप है। हाँ, यहाँ पे 3 तरह के फ्लक्स होंगे। एक स्टेटर का अपना फ्लक्स होगा। ये एयर गैप जो है, यहाँ पे आपने फैराडेज लॉ तो पढ़ा ही है। ये जो एयर गैप का फ्लक्स है इसको हम कहेंगे एयर गैप रिजल्टेंट फ्लक्स, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब यहाँ के बीच का फ्लक्स जो है, जो एयर गैप में है, इसके फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, एयर गैप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब ये यहाँ का फ्लक्स है। अब यहाँ पे भी कुछ फ्लक्स होगा, यानी रोटर का भी अपना फ्लक्स होगा। कैसे, ये जो
ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एयर गैप है। जब हम स्टेटर को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, मतलब उसे 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि फ्लक्स कट कंडक्टर और कंडक्टर कट्स फ्लक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर फ्लक्स जो होता है वो कंडक्टर को कट करेगा और कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, तो वहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ कहता है। जब हमने यहाँ पर सप्लाई दिया, जब हमने स्टेटर को सप्लाई दिया, तो एयर गैप में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो था ये रोटेट करने लगा। ठीक, रोटेट करता है, जिसके यहाँ पे ये रोटेट करने लगा जिसका मान फाई आर इज इक्वल टू होता है 3/2 फाई एम, या फिर हम कह सकते हैं कि फाई आर इज इक्वल टू होता है 1.5 फाई एम। मतलब कि किसका मान हम बता रहे हैं, रिजल्टेंट फ्लक्स का बता रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, फाई एम के रिस्पेक्ट में। तो हम ये कह रहे थे कि जब हमने स्टेटर पे सप्लाई दिया तो यहाँ पे जो एयर गैप का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स था वो रोटेट करने लगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब रोटेट करते करते रोटर पर पहुँचता है, तो रोटर पर वाइंडिंग होती है, यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड होती है, जो कि इसके कंडक्टर के साथ रिएक्ट करती है। आ रही बात समझ में? मतलब कि ये यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमने लगा और घूमते घूमते जब ये यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पे वाइंडिंग प्लेस्ड होगी जो कि इसके कंडक्टर के साथ रिएक्ट करने लगेगी, आपस में रिएक्ट करेगी और रोटर में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब वोल्टेज तो इंड्यूस हो गया, लेकिन हमें करंट के लिए क्या चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए, है ना। तो अब जब आगे आप इसके टाइप्स को पढ़ेंगे, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो उसमें ये देखेंगे कि जब ये मान लीजिए कि ये आपकी स्क्वायरल केज मोटर है, ठीक है, इसको हम पिंजरा रूपी भी कहते हैं, मतलब इसको पिंजरा टाइप का भी बनाते हैं, ऐसे ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, इसका नाम ही होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। अब इसको हम क्या करेंगे, इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि करंट को क्या चाहिए, एक क्लोज पाथ चाहिए। क्लोज पाथ हम किसके द्वारा देंगे, इंड रिंग के द्वारा। हाँ, ये हमने ऐसे पकड़ा और इसको शॉर्ट कर दिया, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा इंड रिंग। इंड रिंग ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया था तो हमें करंट चाहिए थी, करंट को हम एक क्लोज पाथ दे रहे हैं, किसके द्वारा, इंड रिंग के द्वारा शॉर्ट करके, है ना। तो इसमें जब क्लोज पाथ दे देंगे तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगी और रोटर में भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर 3 कंडीशंस हैं टॉर्क डेवलप होने की, वो बताएंगे। सबसे पहले आपका 2 पार्ट हो गया, एक स्टेटर हो गया, एक रोटर हो गया। इस पे भी हमने 3 फेज वाइंडिंग की है और रोटर पे भी 3 फेज वाइंडिंग की है। स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं RYB, जो आर में करंट जाएगी उसको IR, जो इसमें जाएगा वो IY और जो इसमें जाएगा उसको IB। इसका भी अपना कुछ फ्लक्स होगा, मतलब फाई आर, इसका कुछ फ्लक्स होगा मतलब कि फाई वाई, और इसका कुछ फ्लक्स होगा मतलब कि फाई बी। अब देखिए, यहाँ का फ्लक्स अलग होगा, यहाँ का फ्लक्स अलग होगा और यहाँ का फ्लक्स अलग होगा। इसको हम क्या कहेंगे, बीच में एयर गैप है, एयर गैप रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। जब हम स्टेटर को सप्लाई देंगे, ठीक, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ कहता है कि कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा और फ्लक्स कंडक्टर को कट करेगा, तो वहाँ पर टॉर्क इंड्यूस हो जाता है, यानी कि टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। यहाँ का फ्लक्स जब इसके साथ मिलेगा
तो ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपस में रोटेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे करके रोटेट करने लगेगा और रोटेट करते करते ये रोटर की सरफेस पे पहुंचेगा। रोटर के सरफेस पे भी वाइंडिंग प्लेस्ड है, उसका भी अपना कुछ कंडक्टर है, आपस में एक दूसरे को रिएक्ट करेंगे जिसके कारण यहाँ पे भी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, अब वोल्टेज इंड्यूस्ड हो गया, उसके बाद सर्किट में करंट आएगी। ठीक है, तो करंट आने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अगर टाइप्स आप पढ़ते हैं स्क्वायल केज या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तो करंट को एक क्लोज पाथ चाहिए होता है। ठीक है, तो क्लोज पाथ बनाने के लिए हम उसे इन रिंग के द्वारा शॉर्ट कर देते हैं। जब ये शॉर्ट कर देते हैं तो इसे एक क्लोज पाथ मिल जाता है जिससे कि पूरे सर्किट में करंट जो होता है वो फ्लो होने लगता है और रोटर के पास भी अपना मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। अब देखिए, जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसके 3 कारण है, मतलब 3 कारण नहीं है, 3 पॉइंट है जो फुलफिल करेगा तभी टॉर्क डेवलप होगा, नहीं तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा। Three conditions. कंडीशंस, सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है, 2 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द मशीन। 2 मैग्नेटिक फील्ड, 2 मैग्नेटिक फील्ड exist in the machine, मतलब कि कोई भी 2 मैग्नेटिक फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड है तभी तो यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। अगर 2 मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती तो यहाँ पर वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होता और ना ही टॉर्क डेवलप हो पाता। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टॉर्क को डेवलप कराने के लिए या वोल्टेज प्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ 2 मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्ट करना इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग both magnetic field having same displacement, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विस्थापन। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब कि कोई भी हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, बोथ मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी टू ईच अदर, बोथ magnetic field stationary to each other, both magnetic field stationary to each other, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। कभी अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए होंगे तो वहाँ अगर 2 ट्रेनें आपस में चलती हैं या फिर अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ठीक है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और एक ट्रेन जा रही है तो ऐसा हमें लगता है कि हम भी जा रहे हैं, नहीं, लेकिन हम वहाँ पे स्टेशनरी हैं और ट्रेन क्या है, ट्रेन चल रही है, मतलब ट्रेन एज अ रोटर और हम एज अ स्टेटर वर्क कर रहे हैं।
जैसे खंबे वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि खंबा या पेड़ हमारे साथ चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो अपनी जगह पे स्टेशनरी है। चल कौन रहा है? ट्रेन चल रही है। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होने चाहिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों, अब यहाँ रोटर की तो बात हो नहीं रही है ना, इसका तो अपना ही है, इन दोनों की बात हो रही है। और स्टेटर तो एज ए स्टेशनरी होता ही है, और ये एयर गैप का रिजल्टेंट फ्लक्स है, तो ये भी स्टेशनरी होना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी होने चाहिए, जो इनका अपना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो टॉर्क डेवलप होने की 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब एक इसका और इसका, यहाँ पे 2 मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरी कंडीशन है बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो 2 मैग्नेटिक फील्ड हैं इनका डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है बोथ मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी टू ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होना चाहिए। यही आपका इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है बहुत ही, अगर मशीन में देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक सेल्फ स्टार्ट मशीन, एसी मशीन की शुरुआत कर रहे हैं। अब तक ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था जो एसी पे वर्क कर रहा था, फिर डीसी मशीन पढ़े जो डीसी पे वर्क कर रहा था, उसके बाद अब हम लोग इंडक्शन मोटर पे आएंगे, ये एसी पे ही वर्क करेगा। इसके एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा हैं, आगे हम आपको जैसे जैसे टाइप्स बताएंगे वैसे वैसे इसके एप्लीकेशन भी बताते रहेंगे। अच्छा, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा है कि NP5 Z/60 स्लिप कैसे निकालते हैं। आज मैंने आपको सिर्फ एक रोटर को घूमने का आइडिया दिया कि रोटर किस तरह से रोटेट करेगा, लेकिन आगे इसके आगे आपको पता चलेगा कि स्लिप क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। आज मैंने जो भी बताया उसका सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए रिजल्टेंट फ्लक्स कितने के बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि φr = 3/2 φm या फिर φr = 1.5 φm होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और कभी कभी ये भी तीनों पोर्शन जो होता है वो पूछ लिया जाता है कि टॉर्क को डेवलप करने के लिए बताइए 3 कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।